धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आईपीसी हेल्थ केयर शो। दोस्तों, पुराने जमाने में एक बहुत ही अच्छा और मशहूर गाना था, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। उसमें बहुत दर्द भी था। कई बार हमारे पेशेंट्स भी ऐसे गाने गाते हैं, लेकिन वो दिल तोड़ने वाले वो नहीं, वो जब भी गाते हैं जब भी उनका, स्पेशली हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी सर्जरी होने के बाद उनका हार्ट जब भी स्टील के वायर से जोड़ा जाता है, उसमें से कुछ न कुछ पास या पीप निकलता है, फ्लूइड निकलता है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा था कि इसे हनुमान सिंड्रोम कहते हैं। और मतलब एक बार जब भी सर्जरी होती है तो अपनी छाती कट जाती है और फिर उसे स्टिच किया जाता है। तो अगर वो जख्म भरता नहीं है तो काफी लोगों को बहुत सालों तक परेशानी होती है। फिर कई बार मैंने ऐसे भी डायलॉग सुने कि भगवान ने हमें 1 पीस में भेजा है तो हम 2 पीस में क्यों जाए। और ये भी मैंने सुना है कि जैसे कि गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, अगर गैरेज में जाती है और उसका इंजन एक बार खुल जाता है तो फिर गाड़ी दोबारा गैरेज में जाती है क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो ये सब सिचुएशन में एक ही चीज आती है कि अगर कुछ प्राकृतिक इलाज हो हार्ट की डिजीजेस का तो कितना अच्छा होगा। आज हम हर एक चीज में नेचुरल की बात करते हैं कि नेचुरल इज गुड, इट इज नाइस। तो वैसे ही जैसे आपने लगातार जो आईपीसी के शोज देखे हैं, अवर ऑल्सो स्लोगन इज हील योर हार्ट नेचुरली। तो हील योर हार्ट नेचुरली जो हमारी थीम है, उसका मेन जो फोकस है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है उस पे आज नजर डालते हैं। और वो ट्रीटमेंट है EECP, यानी कि एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन टेक्निक। EECP रिसेंटली लास्ट 5-6 ईयर्स में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। IPC is the largest EECP provider in India। चलो आज EECP क्या है, एक प्रकार का कैसे नेचुरल बाईपास क्रिएट करती है, ये कैसे प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, कितनी साइंटिफिक है, कितनी रिसर्च बेस्ड है, उस पे आज चर्चा करते हैं। EECP को समझने के लिए
पहले हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारे शरीर की जो पूरी रचना है ब्लड सप्लाई की, पूरी पाइपलाइन को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कोई भी बिल्डिंग में पूरी जो पानी की सप्लाई की जो पाइपलाइंस होती है, वैसे ही हमारे भी शरीर में दो प्रकार की पाइपलाइंस होती है। एक होती है जो पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड पहुंचाती है, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, और एक होती है वेन्स, जो अशुद्ध ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है। हार्ट इज बेसिकली अ पंप, और हार्ट का कार्य क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त आता है उसको लंग्स की तरफ पंप करना ऑक्सीजन के लिए, और जो शुद्ध रक्त आता है लेफ्ट साइड को, उसे पूरे शरीर को पंप करना। ये क्रिया लगातार चलते रहती है। तो ईसीपी की जो ट्रीटमेंट है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई देती है वो हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो अभी हम स्टडी करते हैं कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये पिक्चर ऑफ हार्ट, तो हार्ट की 3 मेन नस से ब्लड सप्लाई होती है। ये मेन पाइप है आयोटा, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एक आगे आती है और एक ब्रांच पीछे की तरफ जाती है। इनमें ब्लॉकेजेस हो जाने के वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये ब्लॉकेजेस के जो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी हमने कई एपिसोड्स में बताए हैं, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक फैक्टर्स, और ये जो ब्लॉकेजेस आप जैसे देख रहे हैं धीरे धीरे डेवलप होके जब भी हमारे पास मरीज आते हैं तब ऑलमोस्ट उनके ब्लॉकेजेस 70, 80, 90%, कई बार 100% तक होते हैं। अभी ये ब्लॉकेजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम जो लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अभी ईसीपी के साथ साथ हम कभी कभी 10 एसीटी के भी सिटिंग्स देते हैं, लेकिन आज मैं पूरा जो डिस्कशन है ईसीपी पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। ईसीपी फर्स्ट वर्ड इज ई, एनहेंस्ड, सेकेंड ई इज फॉर एक्सटर्नल, थर्ड सी इज फॉर काउंटर एंड पी इज फॉर पल्सेशन। एक्सटर्नल क्योंकि बाहर से दिया जाता है, एनहेंस क्योंकि हम पल्स को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाते हैं। ये थोड़ा आपको अभी सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस थेरेपी। सबसे पहले जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 1997 की ये स्टडी है, रेफरेंस है, जहां उन्होंने बाईपास एंजियोप्लास्टी रीवैस्कुलराइजेशन के इन्वेस्टिगेशंस किए। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30% लोग ऑपरेशंस करवाने के बाद दोबारा काम पे नहीं जा सके, और ऑलमोस्ट 5 से 20% जो लोग हैं वो ऑपरेशन करवाने के बाद भी ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। तो वहां रिसर्च शुरू हो गई कि कितने लोग बाईपास कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, दोबारा बाईपास कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे पास एक यूएस से पेशेंट कंसल्टिंग के लिए आया था जिसकी 3 बाईपास और 14 एंजियोप्लास्टीज हो चुकी थी, और उसके पास कोई भी स्टेंट लगाने के लिए जगह नहीं थी या बाईपास करने के भी लायक नहीं रहा था। ऐसे मरीज को जब ईसीपी की ट्रीटमेंट दी जाती है तभी भी उनको फायदा होता है। तो आप सोच सकते हैं जिसका हार्ट इंटैक्ट होगा उसको कितना फायदा हो सकता है। कंटिन्यूइंग माय डिस्कशन ऑन द रिसर्च, जैसे आप देख रहे हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, उसका ये कवर पेज बन गया था 2001 में, क्योंकि जब ईसीपी की बातें होती है तो इनफैक्ट फॉरगेट द आम जनता, इवन लॉट ऑफ डॉक्टर्स से कि व्हाट इज दिस ईसीपी, ये पॉपुलर क्यों नहीं है या काफी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स का हमेशा सर्जिकल ही अप्रोच होता है। लेकिन ईसीपी में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंटरनेशनल जो जर्नल्स है उसमें उसकी रिसर्च स्टडी हुई है, प्रमाणित किया गया है कि बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज के, जैसे स्ट्रेस थैलियम की जो टेस्ट है जो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट को मेजर करती है, क्योंकि मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ जब भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से ब्लड सप्लाई कम मिलती है, लेकिन हार्डली डॉक्टर स्ट्रेस थैलियम नाम की टेस्ट करते हैं टू असेस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बिफोर ईसीपी यहाँ रेस्ट पे यानी कि पेशेंट बैठा है तो ब्लड सप्लाई अच्छी मिल रही है, लेकिन स्ट्रेस पे यानी कि एक्सरसाइज पे ब्लड सप्लाई की काफी शॉर्टेज है।
ईसीपी के 35 सिटिंग्स लेने के बाद आप यहाँ अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ जो डाई नहीं ली गई थी, यहाँ पोस्ट ईसीपी देयर इज इम्प्रूवमेंट. सो ईसीपी इज एब्सोल्युटली a research and evidence based technology which has been mentioned in lot of international journals and we have lot of discussions in international conferences. और अगर अभी अपन ईसीपी में झांक के देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे की जाती है. ये ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स लाई डाउन ऐसे हो जाते हैं और उसमें हम जैसे यहाँ दिखाया है कफ्स बांध देते हैं. और ये कफ्स बांधने से पहले वो एक स्पेशल पैंट्स डालते हैं, जैसे आप जो ब्लू कलर के देख रहे हो वो स्पेशल पैंट्स है. उसके बाद एक कफ्स को टाई किया जाता है. उसके बाद मशीन ऑन होता है. मशीन जब भी ऑन होता है तभी ये जो कफ्स है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं और उसका ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है. जब भी हम पेशेंट को टेबल पे लेते हैं तभी हम उनका जो लिड्स लगाने के बाद हम ऑगमेंटेशन स्टडी करते हैं. ऑगमेंटेशन यानी कि एक है हार्ट की क्रिया पंप करने की. जब भी हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर को ब्लड जाता है. और दूसरी क्रिया होती है कि जब भी हार्ट रिलैक्स करता है तभी हार्ट की आर्टरीज फिल करते हैं. तभी हम एग्जैक्टली कफ्स को इन्फ्लेट कर देते हैं जिससे एक काउंटर पल्स हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से हार्ट की कोलैटरल सप्लाई बढ़ जाती है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ईसीपी का सेटिंग 1 घंटे का होता है. हम शुरुआत में धीरे से हल्के से प्रेशर से शुरुआत करते हैं. प्रेशर यानी कि जो हम कफ्स टाई करते हैं तो उसमें धीरे धीरे प्रेशर या इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं क्योंकि पहले दिन पे कई लोगों को उसकी आदत नहीं होती है, दे डोंट फील कंफर्टेबल. तो इसके लिए हम धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते हैं. कई बार ये विजुअल्स देख के पेशेंट काफी डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि ये झटके मटके की ट्रीटमेंट है और वो काफी बार उनके मन में बहुत डर भी होता है कि मेरी ये जो प्रेशर से मेरी नस फट तो नहीं जाएगी, मेरा ब्लॉक हिल के नीचे तो नहीं चला जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सेफ है, प्रमाणित है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है. इनफैक्ट इन यूएस इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द एंड मेडिक्लेम इज गिवन बाय दैट मेडिकेयर पॉलिसी. तो ये एकदम ही सेफ और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है. ये इनफैक्ट इतनी सेफ है कि ये हार्ट फेलियर के केसेस के लिए भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है. आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी होगी क्योंकि हम हार्ट फेल जिसका हुआ है उसको भी दे सकते हैं. तो ये विजुअल्स पे मत जाइए. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसा नजारा होता है कि लोग 1 घंटे की ट्रीटमेंट में आइदर म्यूजिक सुन रहे हैं, सो रहे हैं और बोलना पड़ता है चलो 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 अभी 1 घंटा हो गया जल्दी उठ जाइए करके. तो कभी भी कोई भी चीज का एस्टिमेट सिर्फ देख के मत कीजिएगा क्योंकि स्पेशली व्हेन यू सी द पिक्चर यू फील इट बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. अभी जैसे मैं आपके साथ हिस्ट्री ऑफ ईसीपी की बातें कर रही थी तो यूएस में इतनी रिसर्च क्यों हुई और ये एग्जैक्टली इसका ओरिजिन्स कहाँ है. एक्चुअली इसका ओरिजिन्स ज्यादातर चाइना से है. इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को पता है कि इंट्रायोटिक बलून पंप हम यूज करते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए. तो रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर हम एक्सटर्नली ऐसा कुछ कर सके जिससे हार्ट को इम्प्रूवमेंट लाए तो बहुत ही अच्छा होगा. और चाइना में स्पेशली बाईपास और एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर्स बहुत कम है और ईसीपी की मात्रा बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट देयर आर मोर देन 10,000 इंस्टॉलेशंस इन चाइना. लेकिन जब भी ये ट्रीटमेंट यूएस के रिसर्चर्स ने अडॉप्ट की तो उन्होंने देखा कि चाइनीज इक्विपमेंट्स में बहुत ही अपग्रेडेशन की जरूरत थी और उसे एक रिसर्च बेस लाना बहुत ही आवश्यक था. इसके लिए इनिशियल स्टडीज की गई स्टोनी ब्रुक में और वेजो मेडिकल जो है उन्होंने उनके जो डॉक्टर जॉन ह्यूई है जिससे हमारी ट्रेनिंग हुई है उन्होंने बहुत ही उस पर रिसर्च की हुई है. जैसे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया ये है डॉक्टर जॉन ह्यूई हु इज डायरेक्टर एट वेजो मेडिकल और हमने काफी आईपीसी में भी
रिसर्च की हुई है, वी हैव अटेंडेड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, चाइना की बात हो रही थी, ये है डॉक्टर ज़ेशैंग ज़ैंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईईसीपी इन चाइना। ही इज डॉक्टर लॉसन, उन्होंने भी बहुत रिसर्च की है ईसीपी में, यूएस में, स्टोनी ब्रुक में। तो यूएस में इसकी 10 ईयर्स से इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च हुई, और वहाँ एक इंटरनेशनल रजिस्ट्री भी है जहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ, इट इज एट पिट्सबर्ग, उसकी इंचार्ज है। तो इंटरनेशनल ईईसीपी रजिस्ट्री में डेटा कलेक्ट किया गया कि जितने भी ईईसीपी के पेशेंट्स हैं तो उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, और उसका पूरा जो फीडबैक तैयार किया गया। उसकी ही लाइंस पे हमने इंडिया में भी जो है इंडियन पेशेंट रजिस्ट्री की शुरुआत की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर द लार्जेस्ट ईईसीपी प्रोवाइडर्स इन इंडिया। सो वी आर ऑलवेज वेरी एक्टिव इन दिस पायनियरिंग एक्टिविटीज। जैसे आप देख रहे हैं कि ईईसीपी रजिस्ट्री में वी हैव फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आई रिप्रेजेंट द वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। ईईसीपी इन इंडिया देयर आर अराउंड 40 सेंटर्स, इसमें जिसमें एस्कॉट हार्ट हॉस्पिटल्स, अपोलोज, काफी मेजर हॉस्पिटल्स में ईईसीपी की ट्रीटमेंट है। लेकिन ईईसीपी इज ऑलवेज गिवन mainly as a second choice after bypass या angioplasty, because that is supposed to be the mainline treatment. हम आईपीसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक ओपिनियन है कि जितने भी नेचुरल मेथड से हम कर सके तो अच्छा, तो इसके लिए हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं। जिन लोगों को बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवानी नहीं है, या जिन लोगों को बाईपास या एंजियोप्लास्टी अफोर्ड नहीं होती है, कोई लोग बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए काबिल नहीं होते, या के मतलब सर्जन्स उन्हें मना कर देते हैं कि दे आर नॉट ऑपरेबल। कोई लोग जिनके हार्ट बहुत ही वीक होते हैं और सर्जरी उनके लिए हाई रिस्क बन जाती है। कोई लोग ऑलरेडी सर्जरी करवा चुके हैं और उसके बाद भी उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे सभी केसेस को हम आईपीसी में थ्रू ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं, और उसका पूरा जो रिसर्च है, उसका जो पूरा डेटा है, हम इंडियन पेशेंट रजिस्ट्री में रजिस्टर करते हैं। पेशेंट्स को इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि जब भी हम ये डेटा ऑनलाइन रजिस्टर में रजिस्टर करते हैं तो उसमें यूएस में भी जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है वो उसे व्यू करते हैं, और हमें पूरा गाइडेंस और फीडबैक मिलता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे चल रही है। स्पेशली आईपीसी में हम बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि कौन से पेशेंट्स को जरूरी है। हम पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं, कोई कोई पेशेंट्स को हम ईसीपी नहीं दे सकते हैं, तो हम क्लियरली उनको बता देते हैं कि वी कैन नॉट ट्रीट यू, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट करने के खातिर कर लिया और पेशेंट को नुकसान हो गया। तो इसके लिए जब भी हम ऐसे नेटवर्क में होते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो उसमें पेशेंट को बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि एवरी पेशेंट हु इज रजिस्टर्ड विद अस, वी हैव टू हैव अ सक्सेस रेट, और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट हमारे सेंटर में 95% है, विच इज रियली ब्रिलियंट। तो चलिए अभी कंपेयर करते हैं ईसीपी को सर्जरीज के साथ और देखते हैं व्हाट इज द आउटकम। जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीपी के फायदे के बारे में, तो कई रिसर्च पेपर्स में प्रमाणित किया गया है कि जो भी पेशेंट्स जो बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते थे, उनमें ईसीपी करवाने के बाद उनके हार्ट अटैक्स और हॉस्पिटलाइजेशन के रेशियोज कम हो गए। मेनली जो सॉर्बिट्रेट की गोली हम लेते हैं जिससे अंजाइना कम होता है, उसका उपयोग कम हो गया। ऑलमोस्ट उनका जो अंजाइना का पेन है 85% लोगों में कम हो गया। इम्प्रूवमेंट इन एक्सरसाइज टाइम, मतलब उनके चलने की क्षमता बढ़ गई। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मूड, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, दैट ऑल इम्प्रूव्ड। एंड इम्प्रूवमेंट इन इजेक्शन रेट, मतलब हम जब भी 2D एको पे हार्ट का पंपिंग देखते हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे हमने इधर आईपीसी में भी जो ईसीपी के पेशेंट्स करते हैं, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस ईसीपी इन महाराष्ट्र। तब से हम लोग ने जो रजिस्ट्री मेंटेन की है और हमारा जो डेटा है उनको हमने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे मैंने डिस्कस किया, प्रेजेंट किया हुआ है। हम जब भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं तभी सबके मन में एक ही सवाल होता है, डॉक्टर मैं कैसे ठीक होगा, मुझे कैसे समझेगा। तो तभी हम उनको कहते हैं कि जैसे कि आप
कोई भी जगह पे, जैसे मैं बच्चों का बोलती हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होंगे तो उसके पहले आपकी यूनिट टेस्ट होती है, प्रीलिम्स होती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी जब भी हम ईसीपी की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तभी रोज हम पेशेंट्स की कार्डियक रिहैब ट्रीटमेंट शुरू रखते हैं। यानी कि हमारे सामने ही हमारे डॉक्टर्स उनको वॉकिंग ट्रेडमिल पे लेके जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे आपने ईसीपी के प्रोसीजर में देखा कि हम जो उंगली में प्लेथिस्मोग्राफ रखते हैं और जिससे आपको ऑगमेंटेशन दिखता है, तो हम वो ऑगमेंटेशन को स्टडी रोज करते हैं और देखते हैं कि कितना काउंटर पल्स जनरेट होता है। इसमें ये सवाल उठता है कि कई ईसीपी के सेंटर्स है, बट व्हाई वी आर सो गुड इन गिविंग रिजल्ट्स, बिकॉज एक्चुअली उसके रेट 85% है इंटरनेशनली। What we have seen at our centers कि आज हमारा एक यूनिक ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं ईसीपी रूम में कि पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है और सामने कंप्यूटर पे पेशेंट का पूरा जो मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर से, इसकी पूरी एक जिप फाइल तैयार की जाती है और हमारी जो टीम के जो कार्डियोलॉजिस्ट है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी को उसका हमेशा डेटा मिलते रहता है। तो ये सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से द क्वालिटी ऑफ केयर इज एक्सीलेंट। मोर ओवर जो पूरी आईपीसी की टीम है वो, जैसे मैंने बताया कि यूएस के वेजो मेडिकल की टीम से ट्रेन हुई है, उससे फायदा ये होता है कि द एक्यूरेसी एंड द क्वालिटी ऑफ केयर इज वेरी गुड। एंड नेचुरली जब भी क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी तो रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे होने ही वाले हैं। Moreover, with the equipment, the kind of treatment we give, उसके साथ साथ एक प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सभी का जब हम समावेश करते हैं तो पेशेंट के रूट कॉज तक हम पहुंचते हैं। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि ईसीपी से इतने सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, इसका स्ट्रेस थैलियम स्टडीज पे भी काफी रिसर्च हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1992 से कितने सारे रिसर्चर्स ने देखा हुआ है कि स्ट्रेस थैलियम के स्कैन्स में भी इंप्रूवमेंट इन ब्लड सप्लाई है। बिफोर एंड आफ्टर ईसीपी के स्टडीज में एक जो आईपीईआर है, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ईसीपी रजिस्ट्री, उसमें 5022 पेशेंट्स फ्रॉम 92 सेंटर्स के रिकॉर्ड्स है। आप देख सकते हैं कि इट इज अ लार्ज डेटाबेस और उसमें कितने सारे पेशेंट्स को फायदे हुए हैं। वैसे ही जैसे आपको मैंने इंडियन इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने बताया। और दूसरी बात यह है कि जब भी हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं तो लोगों को बताया है कि बाबा बाईपास करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, एंड नेचुरली लंबा तो सभी जीना चाहते हैं। तो ईसीपी के साथ क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रजिस्ट्री और ये जो सब रिसर्च की गई है उससे ये लोग ने डेटा निकाला हुआ है कि ईसीपी का भी जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं 5 ईयर 88% सर्वाइवल है, वर्सेस जो बाईपास और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अगर वो ईसीपी की ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, सिर्फ दवाइयों पे रहेंगे तो 78% है, और बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवाते हैं तो 86 to 89% है। तो अगर आप बाईपास एंजियोप्लास्टी के साथ अगर ईसीपी को कंपेयर करेंगे तो इट इज मोर और लेस सेम। एंड ये स्टडी से ये भी प्रमाणित होता है कि सिर्फ दवाई लेने से अगर ईसीपी को और शामिल किया जाए हार्ट पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में तो उनकी आयु बढ़ सकती है और उनकी तकलीफ भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये मैं सब साइंटिफिक क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि ये नेचुरल है, इसकी इफेक्ट नहीं होगी, एंड इट इज वेरी स्लो टू वर्क। एंड जनरली हमें वो भी लगता है कि कोई भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट अगर कम है तो शायद मुझे फायदा करेगी भी नहीं, क्योंकि हार्ट के ट्रीटमेंट्स में हमेशा हमें लाखों में फिगर सुनने की आदत लग गई है। तो अगर 1 लाख से नीचे कोई ट्रीटमेंट है तो सचमुच काम करेगी भी नहीं, ये भी शक मन में आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ये सब रिसर्च और ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है, अगर आप उन्हें एविडेंस के आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए तो आप हमें जरूर खत लिख सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। वी विल बी श्योरली सेंडिंग यू अक्रॉस द पॉइंट्स। इन फैक्ट वी हैव गॉट अ कंप्लीट 35 पॉइंट्स लिस्ट कंपेयर्ड ऑफ ईसीपी विद अ सर्जरी दैट हाउ इट इज बेनिफिशियल। आईपीसी में हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स ब्लॉकेजेस के साथ आते हैं जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी बताई गई होती है। हमारी जो मेन
फोकस ऑफ ट्रीटमेंट EECP जो है उसमें कैसे स्टेप्स है, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। जब भी EECP एक बार पेशेंट को बताया जाता है तो सबसे पहले हम उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। EECP के पहले हमें सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए, जैसे कि हम पूरी हार्ट की स्टडी करते हैं, उनकी वॉकिंग टेस्ट यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट, कि वो कौन सी स्पीड पे चल सकते हैं, उनकी कौन सी स्पीड पे उनमें ECG में चेंजेस आते हैं, वो सब हम मार्किंग्स करते हैं। फिर उनके हार्ट के पंप करने की क्षमता वो कितनी है, उनकी हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि उस पे से हमारा प्रोग्राम बेस होता है। क्योंकि हम पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसकी नॉर्मल हार्ट की एफिशिएंसी है, जिसकी मीडियम एफिशिएंसी है, जिसकी लो एफिशिएंसी है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ द इको। एंड दूसरा वॉकिंग, कि और स्ट्रेस पे कितना चल पाए, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स में उनमें ECG में चेंजेस आए, 6 मिनट्स में आए या 9 मिनट्स पे आए, उस पे से हम पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। As per the category, we give them a training program, and as per the category, we give them the medications also. और उनके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी जो है वो कैटेगरी पे से हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले जो EECP के 35 सिटिंग्स है वो एक प्रकार का बेसिक कोर्स है जो सभी पेशेंट्स को लेना पड़ता है। कोई कोई पेशेंट्स जिनको हार्ट वीक है उनको ज्यादा नंबर ऑफ सिटिंग्स भी लेने पड़ते हैं। कोई कोई पेशेंट्स जिसकी तीव्रता स्ट्रेस टेस्ट पे बहुत है और सिम्टम्स भी बहुत है, जैसे बैठे बैठे दर्द होता है, स्नान करने में दर्द होता है, तो उनको कई बार हमें EECP के साथ साथ हम 10 ड्रिप्स भी देते हैं और फिर ड्रिप्स का और कंटिन्यूएशन भी करते हैं। तो वैसे जैसे मैंने आपको समझाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि पहले हम पेशेंट्स की कैटेगराइज करके जिसको जो चाहिए उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो बेसलाइन एस्टेब्लिश करने के बाद पहले दिन जब भी हम EECP करते हैं तो हम पूरा चेकलिस्ट स्टडी करते हैं। कई बार डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से पैर की नस में भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, या कई लोगों को हम 2D एको पे जब वाल में लीक्स देखते हैं तो हम तभी वापस एक फिल्टरिंग करते हैं कि सचमुच में ये पेशेंट्स को हम दे पाएंगे कि नहीं। अगर हमारे क्राइटेरिया में बैठता नहीं है तो हम एट दैट लेवल भी पेशेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, कई पेशेंट्स को बैक में प्रॉब्लम्स होते हैं या बैक एक होता है तो उन्हें हम लंबर बेल्ट देके ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़े थोड़े बारीक प्रॉब्लम्स कोई लोगों को होते हैं, जैसे मेज में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो हम उन्हें बीच में ही यूरिनेशन के लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट में ये सब डिटेल्स इसके लिए बताना जा रही हूँ कि इट इज वेरी सेफ, नॉन इन्वेजिव, और हम पेशेंट की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें सभी उनकी जो बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरा सवाल जो आपके मन में आता होगा कि ये रोज सिटिंग है, कोई लोग बहुत ही ओल्ड होते हैं, वीक होते हैं, वो डेली नहीं आ जा सकते हैं, तो उन्हें हम कई बार हफ्ते में 2 बार या 3 बार या ऑल्टरनेट डेज ऐसे भी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि IPC में हमारा मेन एम है कि वी आर वेरी मच पेशेंट फोकस्ड, कि जो भी ट्रीटमेंट करनी है पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए करनी है, तो हम पूरे पेशेंट की नीड्स को बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जैसे उन्हें अच्छा लगे और शरीर को तकलीफ न हो वैसे हम बहुत ही आसान और सेफ तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के दरमियान रोज डायटिशियंस, योगा टीचर्स, कार्डियक रिहैब फिजिशियंस उनके सेशंस लेते हैं। जैसे आप अलग अलग IPC की टूर करेंगे उसमें आप देखेंगे। और ट्रीटमेंट के जब भी 35 सिटिंग्स खत्म हो जाते हैं तभी हम वापस वही ट्रेडमिल टेस्ट, इको सब करके एक डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, वॉकिंग में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, इको में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उनके सिम्टम्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उनकी डाइट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उनके माइंड में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। वी डू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑल्सो, कि पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके देखते हैं कि उन्हें कोई मेजर डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं है। हमारी टीम में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर्स भी है। अगर कोई लोगों को ज्यादा डिप्रेशन होता है तो हम उन्हें दवाइयां और काउंसलिंग भी देते हैं और वापस ट्रीटमेंट के बाद दोबारा हम ये स्कोरिंग करते हैं।
तो जैसे आप देखेंगे कि आईपीसी नो इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट मैकेनिकल ट्रीटमेंट दैट इज ईसीपी, उसके साथ बहुत सारे बाकी के भी प्रोग्राम्स हम इस तरह से अंडर वन रूफ करते हैं जो टेक्निकली हमारे एक पेशेंट ही है मिस्टर गोखरू, जिन्होंने हमें ईमेल लिखी हुई है कि उन्होंने वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों में जाके चिलेशन लिया है या ईसीपी के ट्रीटमेंट्स देखी है, बट उन्होंने हमें लेटर भेजा है कि आईपीसी इज द ओनली सेंटर इन द होल वर्ल्ड विच इज डूइंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो जी हाँ दोस्तों, आईपीसी की यही यूनिकनेस है कि हम जो भी पेशेंट के लिए अच्छा है और सच्चा है और हानिकारक नहीं है, वो सभी अच्छी ट्रीटमेंट्स का समावेश करते हैं। और पेशेंट्स जो दिल तोड़ के हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम जोड़ने का काम करते हैं, ताकि किसी को ये गाना नहीं गाना पड़े कि दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, क्योंकि दिल जोड़ने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। नमस्ते, मैं हूं रुजुता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे डाइट इन ईईसीपी के बारे में। ईईसीपी मतलब एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी। इस थेरेपी में हमारे पास दो प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स के हैं और दूसरे हैं जो हायर रिस्क फैक्टर्स के हैं। अब आप सोचेंगे ये रिस्क फैक्टर्स और हायर रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। रिस्क फैक्टर्स मतलब जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस है और लेकिन हार्ट का पंपिंग नॉर्मल है, ये पेशेंट्स हैं। इन लोगों को हम एक बैलेंस डाइट देते हैं जिसमें उनको मैक्सिमम हम लोग 6 स्मॉल मील्स इन अ डे लेने बोलते हैं। फ्रूट्स 2 बार, सैलेड्स 2 बार, और नॉर्मल जैसे हम लोगों का खाना पीना होता है विथ लेस फैट, लेस ऑयल, वो सब हम उनको देते ही है। लेकिन जो हमारे पेशेंट्स हायर रिस्क फैक्टर्स के होते हैं, जिनमें स्पेसिफिकली हमने देखा है कि उनके हार्ट का पंपिंग कम होता है। हार्ट का पंपिंग कम होना मतलब आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होना, मतलब फ्लूइड की मात्रा जो है वो आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इन पेशेंट्स को काफ़ी अलग तकलीफ़ें होती है, जैसे ब्रेथलेसनेस है या तो फिर अनईजीनेस है या ब्लोटेडनेस है, मतलब गैसीनेस वगैरह। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सब पेशेंट्स को हम क्या डाइट देते हैं। स्पेसिफिकली पेशेंट हायर रिस्क फैक्टर से आते हैं जिनमें पंपिंग ऑफ द हार्ट कम होती है, मतलब 20% है या 30% है या 40% है। उनको हम बताते हैं कि आपको दिन में एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, जैसे 1 to 1.5 लीटर ओनली, क्योंकि आपके शरीर का जो पानी है वो हमें पहले निकालना होता है, क्योंकि उसके वजह से लोड काफ़ी बढ़ जाता है। जब हमारे इन पेशेंट्स को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो तो काफ़ी नॉर्मल है कि लोगों को पानी ज़्यादा पीने की आदत होती है, और जब हम एकदम से कम कर दें तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये जो पानी का इंटेक है किस तरह से कीजिए कि चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस, ये सारी चीज़ें आपके हर एक पानी के ग्लास में आनी चाहिए। जैसे अगर आप दिन में 5 या 6 ग्लास पानी पीते हो तो ये चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह सब इसमें ही आना चाहिए। और आप जो अपनी दवाइयाँ हैं वो चाय के साथ या छाछ के साथ अगर ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन पेशेंट्स को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब हम एडवाइस करते हैं कि आप जाकर गागलिंग कीजिए, सिर्फ पानी का गागल करके उसे थूक दीजिए। उससे भी आपको पानी की जो प्यास है की जो तीव्रता है वो धीमे धीमे कम हो जाती है। इन लोगों को हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप खट्टा, नमकीन और तेल वाली तली हुई चीज़ें, हार्ड फूड्स जो डाइजेस्ट करने में तकलीफ देती है, जैसे मैदा की चीज़ें है, पाव है, समोसाज है, ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए उन लोगों ने, क्योंकि इन सब चीज़ों से वाटर रिटेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इन लोगों को ये ध्यान रखना है कि रात के समय में उन्होंने लाइट फूड्स लेना है। लाइट फूड जैसे है खिचड़ी है या फुल्का है, हरे पत्ते की सब्जी रोज़ होनी चाहिए उनके खाने में। रात में दाल में मूंग दाल अगर ज़्यादा ले, ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे दूसरे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल रिस्क फैक्टर से भी होते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप लोग रात में जितना हो सके उतना हल्का खाना खाइए, ताकि आपके पेट पर श्रम कम से कम पड़े। हम ये पेशेंट्स को काफ़ी ध्यान देते हैं और उनका डाइट प्लान करते हैं।
क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, प्लस जब डाइट में उनको कुछ भी कम पड़ता है तो वो लोगों को काफ़ी डिप्रेशन आ जाती है। तो दोस्तों, हम आईपीसी में यही देखते हैं कि जो हमारे ईईसीपी के पेशेंट्स हैं वो भी अलग अलग तरह के आते हैं और उस हिसाब से उनको उनके प्रकार का डाइट दिया जाता है और हमारा यही प्रयत्न रहता है कि ये जो डाइट है उस डाइट से वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर तृप्ति जोशी। मैं आईपीसी में कार्डियक रिहैबिलिटेशन फिजिशियन के तौर पे यहाँ काम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में। मैडम ने आपको विस्तार में बता दिया है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट क्या है। हमारे यहाँ आईपीसी में हार्ट पेशेंट्स के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, जिसमें ईईसीपी और एसीटी मतलब एक्सटर्नल एनहांस काउंटर पल्सेशंस और आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी, इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ योगा, डाइट, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज ये भी दिया जाता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके साथ हम पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। हम सब जब पैदा हुए थे, हम हैं, आप हैं या कोई एथलीट है, तब भगवान ने हम सबको एक ही तरीके से पैदा किया था। किसी को ज्यादा या कम तो कुछ नहीं दिया था। लेकिन आज एक एथलीट इतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म क्यों कर सकता है? क्या उसमें ज्यादा खून है? या उसमें ज्यादा कैपेसिटी है? ये सब ट्रेनिंग इफेक्ट है। हम सब में खून उतना ही है जितना कि एथलीट्स में है, लेकिन हम उतना परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जितना कि एथलीट्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम एथलीट्स में भी देखें तो 100 मीटर स्प्रिंट वाले अलग से परफॉर्म करते हैं, एक 1500 मीटर्स भागने वाले अलग से परफॉर्म करते हैं। तो ये एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम रहता है। इसी तरह हम ईईसीपी में भी जो पेशेंट्स आते हैं वो सभी पेशेंट्स को इंडिविजुअलाइज टेलर्ड प्रोग्राम देके ट्रेनिंग इफेक्ट देते हैं। जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई एक्सरसाइज करते हो तो ये एक्सरसाइज के कुछ फायदे होते हैं। ये कौन से फायदे हैं? एक तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो एक चीज ध्यान में रखो कि ये सिर्फ हार्ट या सिर्फ लंग्स या सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम नहीं है। ये आपके पूरे शरीर, पूरे सिस्टम्स को साथ में जब काम करते हैं तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपका दिमाग, आपकी कुछ भी करने की इच्छा, साथ में आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं तो ही आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। जो ट्रेनिंग इफेक्ट से क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी मतलब कोई भी काम करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। वो क्षमता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब आप जितना एनर्जी दे रहे हो उसमें, उससे आप ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सकते हो। इसकी वजह से आपके हार्ट का रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब आपके रोज के रूटीन एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एक आपका बेसिक हार्ट रेट रहता है। कोई भी पर्सन आए तो आप उनका पल्स चेक करें, हार्ट रेट चेक करें, तो एक बेसल हार्ट रेट रहता है। ये बेसल हार्ट रेट कम होता है। दूसरा एक चीज है हार्ट रेट मैक्सिमम, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा आपका हार्ट रेट पहुंच सकता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो है 220 माइनस योर एज। अभी ये फिक्स है, तो अगर आप आपका बेसल हार्ट रेट कम कर सके किसी भी तरीके से, तो ये जो रिजर्व है which is called as heart rate max minus your resting heart rate, ये आपके पास रिजर्व है, ये कैपेसिटी आपकी है जिस पे आप काम कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त ये रिजर्व जो है वही आप यूटिलाइज करते हो। जितना आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम रहेगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उतना आपका रिजर्व ज्यादा रहेगा, तो आप ज्यादा काम कर सकोगे। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये रेस्टिंग हार्ट रेट कम होने में मदद होती है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आप आपके लिमिटेड कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो। ये इधर जो भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं, आपको पता है सबको कोई ना कोई ब्लॉकेजेस रहते हैं। ये एंजियोग्राफी करके दिखाते हैं कि इधर ब्लॉक हैं। अभी आपने देखा है कि यंग इंडिविजुअल्स आजकल बहुत आते हैं जिनको मे बी एक ही आर्टरी में प्रॉब्लम है, एक ही आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं।
इनको कॉमनली एंजियोप्लास्टी एडवाइज किया जाता है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग आपको स्टडी बताऊं। एक स्टडी हुआ था जिसमें स्टेबल कार्डियक पेशेंट्स, जो दोनों का मेडिकल कंडीशंस लगभग सेम है, ऐसे पेशेंट्स में 2 ग्रुप्स किए गए थे। एक ग्रुप एंजियोप्लास्टी के लिए भेज दिया गया था और एक ग्रुप सिर्फ कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया था, जिसको दूसरा कुछ भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया गया था। दोनों के लिए जो भी मेडिसिन है वो सेम रखे गए थे। जब 6 मंथ्स में इन पेशेंट्स का फॉलोअप किया गया तो एंजियोप्लास्टी के जो पेशेंट्स हैं उनसे भी ज्यादा जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के पेशेंट्स है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। यही ट्रेनिंग इफेक्ट है, यही नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आपके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको ईसीपी में समझाया कि आपकी छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं, जो मेजर आर्टरीज हैं आपके हार्ट की, उसको नीचे नीचे ब्रांचेस होते हैं जिसे केश वाहिनी कहते हैं। तो ये जो छोटी ब्रांचेस हैं, ये कोलैटरल्स हैं, इसको डेवलप करने के लिए ईसीपी जैसे दिया जाता है, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी यही काम करता है। लेकिन जो प्रेशर्स ये आर्टरीज खोलने के लिए चाहिए, ये कोलैटरल्स डेवलप करने के लिए चाहिए, उतना ज्यादा प्रेशर और उतना ज्यादा देर के लिए हम नहीं दे पाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसीलिए ईसीपी उतना ही जरूरी है। और जब ईसीपी के साथ साथ आप कार्डियक रिहैबिलिटेशन भी ज्वाइन करते हो तो ये आपको डबल फायदा देता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज का महत्व कितना है आपके इम्प्रूवमेंट में। डरने की कोई बात नहीं है। जहां पे जब पेशेंट्स आते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो 5 कदम भी नहीं चल पा रहे हो, तो अगर आपको डर है कि ऐसे सभी पेशेंट्स को हम क्या ट्रेडमिल पे ले लेंगे चलने के लिए, तो जी नहीं। ये सभी पेशेंट्स का एक स्क्रीनिंग होता है, उनका रिस्क क्या क्या है वो उसकी तरफ से उनका रिस्क क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर अकॉर्डिंगली उनको एक मेडिकली अप्रूव्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है जो कि उनके लिए सेफ भी है और आवश्यक भी है। आप चिंता न करें, हम इधर मेडिकली बहुत ही अच्छी क्वालिटी रख के आपको सेफ और इसेंशियल जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है वो देंगे और आपकी इम्प्रूवमेंट में हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने सचमुच देख लिया कि नेचुरल बाईपास सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। ये ईसीपी के द्वारा बिल्कुल मुमकिन है। और जाते जाते मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी। ईसीपी जो है उसके 35 सिटिंग्स से जो आपके हार्ट पे, ये कोलैटरल्स पे असर पड़ता है, उसे आप एथलेटिक ट्रेनिंग अगर 5 इयर्स तक करें तब जाके हार्ट पे ऐसे असर पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वॉकिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू हार्ट। अगर आपको नेचुरल बाईपास क्रिएट करना है तो वॉक डेली एंड जॉग डेली व्हेन यू आर यंग, क्योंकि जब भी आपको ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, चेस्ट पेन हो जाता है, तभी आप ये सब नेचुरल करने के लिए लायक ही नहीं रहते हैं, तब जरूरत पड़ती है मशीनों की। लेकिन जैसे आप जानते हैं आईपीसी का मेन मकसद है आपको हार्ट अटैक से बचाना, सर्जरी से बचाना। हम ये ईसीपी ट्रीटमेंट तो कर ही लेते हैं, लेकिन दिल में हमेशा यही प्रार्थना होती है कि लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।